हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। लेक्चर और आज की क्वेश्चंस, और ये 2022 का पेपर जो है वो मैंने आपको बताया था, तो ये आज खत्म हो जाएगा। 2022 का ही है, एक दो और पेपर हैं वो भी हम 2022 के और भी करेंगे। तो जो जो 22 के हैं वो सारे कर लेंगे। अभी जो है आज वाला खत्म होने वाला है। ओके, स्टार्ट करें बेटा। चलो, तो हमारे पास मेरे बच्चा सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है यहाँ पर आपके सामने। जल्दी से आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट लिंक्ड विद द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड क्या है? द फ्लो इज अज्यूम्ड टू बी टू डायमेंशनल, द लिक्विड इज आइडल एंड कंप्रेसिबल, the velocity is non-uniform, या liquid is idle and incompressible। so A B C D आपने राइट आंसर देना है। मैं आपको ऑप्शन जो है वो 1 सेकंड के अंदर दे रहा हूं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, आप मुझे रिप्लाई करेंगे और इसका आंसर देंगे। ओके जी बच्चे। जी गुड मॉर्निंग अंकित जी, बोलिए। सो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर, शाबाश, डी इज द राइट आंसर। तो आइडल भी होना चाहिए और इनकंप्रेसिबल भी होना चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम में हम ये समझते हैं और ये इससे रिलेशन रखता है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डैश the slope of energy gradient line if the pipe has a uniform cross section। कहता है कि हमारे पास दो लाइंस होती हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। वो दोनों आपस में क्या होगी अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो? क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मतलब वो ये डायमीटर उसका चेंज नहीं हो रहा, वो नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? 162 का सोच लीजिए 1 सेकंड आप इसके बारे में और इसका आंसर बता दीजिए। जी बच्चे जल्दी से बाकी भी रिप्लाई करो बेटा। पोल जो है वो क्लिक कर दीजिए, पोल पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जल्दी से। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेरा बच्चा, इसको राइट आंसर जानना है, सिंपल सी बात। आपके पास यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता हूं आपको कैसे करना है। बेटा आपको पहली बात तो ये बोल दिया गया क्या क्या क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखना। ये चीज क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। मैं अगर इसको ऐसे घुमा लेता हूं, ये देखिए हमारे पास एक पाइप आ गई और इस पाइप में मेरे पास क्या है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। जब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो हमारे पास दो तीन तरह के हेड होते हैं। एक पहले हेड होता है हमारे पास कौन सा? पोटेंशियल हेड। उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास? यहाँ पे प्रेशर हेड। और तीसरा होता है काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। अब मेरे पास ये कौन सा है? ये Z मतलब पोटेंशियल हेड। यहाँ पे कौन सा होता है? प्रेशर हेड। P इक्वल टू रो जी एच, जैसे हम निकालते हैं P बाय रो जी, हमारे पास हेड आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, और ये V स्क्वायर बाय 2G, ये तीसरा हेड आ जाता है। जब इन दो हेड को हम जोड़ते हैं, इस दोनों हेड को जोड़ते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइन बनती है? हमारे पास यहाँ पे भी देखे हुए तो Z यहाँ पे मेरा बच्चा, और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है मान लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो सीधी सी बात है बेटा, ये लाइन होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और ये होती है टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। तो ये लाइन जो होगी वो एक साथ चलेगी, ये लाइन जो होगी वो एक साथ चलेगी। तो जब एक साल चलेगी तो उसको हम इक्वल टू कहेंगे। मेरा बच्चा अगर आपका ये डायमीटर चेंज होता ना, यहाँ पे डायमीटर चेंज होता
तब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू चेंजेस होते, तब चेंजेस होते। लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसमें कोई लाइन में चेंज नहीं आएगा, दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम ही चलेंगी। ओके, ये आइडल केसेस में हम इस तरह से दिखा देते हैं कि हमारे पास ये इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा। ओके मेरे बच्चा, चलो, फॉर द गिवन पीवी डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। कि इस तरह का डायग्राम देख के आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आपसे जरूर जानना चाहूंगा। इसका रीजन है कुछ, रीजन है कुछ, इसलिए मैं करवाना चाहता हूं कि आप देखना चाहता हूं आपकी नॉलेज इसमें आपकी बनी भी है या नहीं बनी। ओके बेटा, चलो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, पीवी डायग्राम है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। प्रोसेस 1 to 2, ये देखिए 1 से लेके 2 इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन हो रही है। प्रोसेस 2 से 3, ये 2 से 3 जो है इज एन इवेपोरेशन प्रोसेस, क्या ये इवेपोरेशन प्रोसेस है। प्रोसेस 4 से 1, 4 से लेके 1, ये वाली, ये है एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्या ये एक्सपेंशन हो रही है। प्रोसेस 3 से 4 जो है वो क्या है, थ्रॉटलिंग, ये देखिए 3 से 4 क्या है, थ्रॉटलिंग। तो हमारे पास इसमें से राइट आंसर क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा। इसका रीजन है ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 163 हो गया ना, 163। मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा, ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप क्लिक करिए इस पे आंसर पे, ताकि थोड़ा सा मुझे ये पता लगे कि आपको इस ग्राफ को पढ़ना आ गया या नहीं आया है। बस अगर ग्राफ को पढ़ना आ गया तो आप कर सकते हैं बेटा। बच्चा आप इस पे क्लिक कर दें, हाँ पोल, पोल पे आप क्लिक कर दें बेटा, पोल पे क्लिक कर दें, पोल पे आसान रहता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पोल पे आप क्लिक करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, शाबाश। सो डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर। देखो मेरा बच्चा, 1 से 2 एक्सपेंशन हो रही है, नहीं 1 से 2 तो कम हो रहा है, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, 1 से 2 की ओर जाते हुए वॉल्यूम कम हो रहा है, तो एक्सपैंड क्या हो रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 से 3 इवेपोरेशन, 2 से 3 तो ये देखिए कंडेंसेशन दिखा रहा है, ये क्या है, कंडेंसेशन होती है, इधर जाते हैं लाइन तो। और यहाँ पे 4 से 1 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस। हमारे पास यहाँ पे 4 से 1 जो होती है ये वाली, ये इवेपोरेशन वाली लाइन होती है, यहाँ पे इवेपोरेशन दिखाते हैं हम। और यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, 3 से 4 थ्रॉटलिंग, हाँ 3 से 4 जो है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है। तो ये राइट आंसर हमारे पास है। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें क्या नाम नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, क्लॉसियस स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखिए ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्लॉसियस भी होता है, कैल्विन भी होता है, ये दो तो पता ही है हमें। बस हमारे पास एंट्रोपी, देखो हम याद करो, हम सेकंड लॉ से क्या निकालते होते हैं, एंट्रोपी को निकालते होते हैं। तो हमारे पास ये एंट्रोपी भी है, तो एक रह गया क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये किसका होता है, ये तो फर्स्ट लॉ का होता है, इसलिए ये राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। For power stroke of two stroke petrol engine, which of the below statement is correct? अगर कहता है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप आराम से पढ़िए इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ओके, देखिए शिवांश शर्मा और चमन सिंह पटेल, आपको मैं ना ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना, ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक कर देना, विच इज वेरी गुड ऑप्शन, कि आपको टाइप नहीं करना पड़ता और आपको इजी भी लगता है, मुझे भी इजी लगता है कि आपके ऑप्शंस आप मेरे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए 165 का क्या होगा। टू स्ट्रोक इंजन हैज वॉल्व अरेंजमेंट, फर्स्ट एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर, ठीक है, इसके बारे में बताइए, बी होगा या सी होगा या डी होगा, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से जल्दी से, ओहो अलग अलग ऑप्शन आ रही है सबकी। तो मेरा बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरे बच्चे बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पहले हमारे पास एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर होगा, फिर ट्रांसपोर्ट पोर्ट हमारे पास अनकवर होता है। इसकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है इसकी, तो पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरह से चलता है। ठीक है, चलिए आगे। इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी,
ये हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट हो रही है, F1 है, ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये F1 है या F2 है, ठीक है। मैं किसी को भी मान लो, चलो F1 इसको मान लो, F2 इसको मान लो, और ये 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन ये है। तो हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल यहां से यहां तक का 30 है, यहां से यहां तक का 30 है। तो हमें बताइए कि F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, 60-50, 50-60, 10-10 या 50-50। तो इस क्वेश्चन को प्लीज बेटा आप ही करें, ठीक है, आप ही करें। बड़ा आसान सा लेब्निज थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है वो है, तो आप इसको करके जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका होगा इसमें से, ठीक है मेरा बच्चा। जल्दी से आप ऑप्शन सोचिए और करके देखिए इसके बारे में। ये लीजिए, तो यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में आपने रिप्लाई कर देना है, 30 सेकेंड में जल्दी से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये तो। कितने अलग अलग आंसर आते हैं। अरे शाबाश, ऐसे मत करो बच्चा, अगर आप ऐसे करोगे तो मजा नहीं आने वाला पढ़ने का। पढ़ नहीं रहे हो आप, मतलब दया कीजिए हम पे और अच्छा सा पढ़िए, ऐसे फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है यार। ये इससे आसान क्वेश्चन कोई दे ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं दे सकता, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप देखिए, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये देखिए, ओके। और इसमें मेरे पास एंगल है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है बेटा, देखो ये 30 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बन गया, 120 बन गया ना। तो ये 120 बन गया, ये भी हमारे पास 120 है और ये भी 120 है। क्यों? क्योंकि ये 30 है और ये 90 है, 90 + 30 120, तो ये भी 120 है बस। अब ये F1 है तो ये F2 है और ये 50 है। अब हमें लेब्निज थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ क्या, F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑपोजिट एंगल का, F1 साइन ऑपोजिट एंगल का 120, तो 120 बस इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय एंगल साइन 120, ये भी साइन 120 बन गया। और आसान है, क्यों? क्योंकि ये देखो 50 और 50 डिवाइडेड बाय साइन 120। लो, हमें तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, काट दो सीधा सीधा, ये देखो ये तो कट रहा है, काट दो इसको, हमें क्या जरूरत है, बात समझ रहे हो, इसको काट ही दो क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है ना इसकी। ये लो कट गया, तो F1 F2 दोनों इक्वल किसके आगे, 50 के। तो दोनों वाले कौन सा है, 50-50 वाला डी है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आप में से पता नहीं किसने दिया नहीं, अब 50-50 होगा। अब क्यों होगा विनोद भाई साहब? अब देखो मेरे बच्चा, आपको ये आसान क्वेश्चन दे रहा है, अभी भी मुश्किल क्वेश्चन तो दे ही नहीं रहा। आप समझ के देखो, आपको घुमाने की कोशिश ही नहीं करता, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे ज्यादा तो वो ट्राई भी नहीं करता कि यार मैं इसको घुमाऊं, थोड़ा सा इसको 2-4 फॉर्मूले में घुमाऊंगा उधर से आंसर आएगा, ऐसा तो ट्राई ही नहीं करता वो। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको इजी सा लगे, ठीक है। इन बॉयलर टेस्ट 1250 किलोग्राम ऑफ कोल इज कंज्यूम्ड इन 24 आवर, कहता है 24 घंटे में 1250 किलो कोयला जल गया। द मास ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इज 13,000 किलोग्राम, तो 13,000 किलोग्राम पानी इवेपोरेट कर गया, मतलब स्टीम बन गया। एंड मीन इवेपोरेटिव प्रेशर इज 7 बार, मीन इवेपोरेटिव प्रेशर जो इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो 7 बार है। द फीड वाटर टेम्परेचर इज 40 डिग्री, तो फीड जो पानी दे रहे हो उस टाइम उस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री है। द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज 30,000 किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो कोयला जलता है तो 30,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। द एंथैल्पी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 7 बार इज 2570.7 किलो जूल, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर किलोग्राम ऑफ कोल इज। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी जेईई के मेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हैं पूछने वाले क्वेश्चन,
जो एसएससी जेई के मेंस के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन। अब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, अगर आपको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पता है तो आप कर सकते हैं इसको, नहीं पता तो भाई नहीं कर सकते, बस सीधी सी बात है। अगर आपको फॉर्मूला पता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का, तो आप इसमें से सिर्फ वैल्यू उठानी है और डालनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो यहां पे हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की डेफिनेशन देख लीजिए पहले क्या है कि इट इज डिफाइंड एज, इसको हम इससे कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारे पास है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फीड वाटर इवेपोरेटेड, कितना इवेपोरेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब चाहे 1 घंटे में, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बना रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो एक ही फॉर्मूला है बेटा इसका, ये वाला फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यू डालनी है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, MW मास ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ वाटर, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास मास ऑफ फ्यूल, और साथ में 2257। ये 2257 क्या है? अब 2257 क्या है हमारे पास, ये देखेंगे हमारे पास 2257 क्या है। इट इज डिनोमिनेटर जो डिवाइड किया है ना, इट इज द हीट रिक्वायर्ड इन किलो जूल फॉर 1 किलोग्राम ऑफ फीड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। तो हमारे पास मेरे बच्चा 1 किलोग्राम पानी अगर हमारे पास है, और उसको अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना चाहते हो, हमारे पास उसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए हमें 2257 चाहिए, हमारे पास एनर्जी 2257 एनर्जी चाहिए। बस इसमें हमें आंसर डालना है, इसमें हमें जो वैल्यूज है वो उठा के डालनी है। मास ऑफ वाटर दे रखा है, देखिए आप कितने, यहाँ पे मास ऑफ वाटर दे रखा है, ये देखिए मास ऑफ वाटर दे रखा है हमारे पास, एग्जैक्टली बोलूं तो ये रहा 13,000 दे रखा है, ठीक है। इसी तरह एंथैल्पी दे रखी है हमारे पास, ये देखिए एंथैल्पी दे रखी है हमारे पास। ये सब कुछ वैल्यूज जो दे रखी है उसको हमें डालना है, उसको हमें आंसर में डालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं आपको। 13,000 हमारे पास मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ फ्यूल है 1250, एंथैल्पी है H 2570 है। अब एंथैल्पी ऑफ वाटर बस निकालनी है, वो है MCP डेल्टा टी। MCP डेल्टा टी का मतलब क्या है, M मतलब मास, मतलब आ गया 1 किलोग्राम के लिए, और ये क्या आ गया HW क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया CP इंटू टी। CP क्या होता है, CP होता है हमारे पास स्पेसिफिक, हमारे पास जो वैल्यू आती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वाटर की होते हैं 4.187 और इंटू 40 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा बच्चा आपको क्या करना है, मेनली फॉर्मूला याद करना है, लिख लीजिए इसको कहीं पे भी, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। HW कैसे निकालेंगे, वो CP इंटू टी, मतलब आपने कितने टेम्परेचर का चेंज लाए हो, वो एंथैल्पी ऑफ वाटर है। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपने सीधा वैल्यू डाल देनी है, और ये SSC जेई के मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। lubricating system oil is insufficient in case of mixed lubricating system when throttle is। अब कहता है कि हमारे पास जो है इनसफिशिएंट हो जाता है इन केस ऑफ मिक्स्ड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कब होता है, तो ये वही बात मेरे बच्चा, ऐसी चीजें हमने कभी पढ़ाई नहीं है, इसीलिए एमसीक्यू में कवर हो जाती हैं, ये कभी हम पढ़ते नहीं है इस तरह से कि हमारे पास कब इनसफिशिएंट होगा, क्या होगा। तो आपको इसको याद कर लीजिए बेटा, ये हमारे पास जब फुली क्लोज हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट आने लग जाएगा हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल इनसफिशिएंट। अब ये देखिए ऑयल मिस्ट क्या होता है, इस तरह से डालना अंदर, मिस्ट क्या होता है, छोटी छोटी
छोटी छोटी बूंदों में आप तो जब लुब्रिकेशन ऑयल को डालते हो, छोटे छोटे पार्टिकल, मिस्ट बोलते हैं उसे, जैसे पानी की एक फवारा चलाते हैं ना हम, नाई नाई जो होते हैं ना बाल कटने वाले, उनके पास होता है जोर से वो पार्टिकल डालते हैं छोटे छोटे से, वो मिस्ट होता है इस तरह से। ये ऑयल मिस्ट आप करके अंदर डाल रहे होते हो, तो उसमें कहता है कि थ्रोटल अगर बंद हो जाए तो वहां पे कमी हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाता है। क्लियरेंस रेशियो ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 0.03। तो कहता है क्लियरेंस रेशियो जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की 0.03 है। इफ द रेशियो ऑफ सक्शन टू डिस्चार्ज वॉल्यूम इज 8, देन द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सच कंप्रेसर विल बी। अब फिर अगेन वही बात मेरे बच्चा, फॉर्मूला, बस अगेन फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ याद है, नहीं तो नहीं आप कर सकते इसको। जो कर सकता है उसको कर लीजिए, जो नहीं कर सकता बेटा भी वेट कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास 30 सेकंड है 169 का, ठीक है, आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। लीजिए मेरे बच्चे, तो आप इसका रिप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है? अगर फॉर्मूला पता है तो आप इस फॉर्मूले क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दे क्या रखा है, क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो क्या है, हमारे पास क्लियरेंस रेशियो की वैल्यू दे रखी है, और दूसरा एक और चीज दे रखी है। तो दूसरा हमारे पास ये रेशियो दे रखी है, सक्शन टू डिस्चार्ज वॉल्यूम दे रखा है। सक्शन में मान लीजिए V1 है और डिस्चार्ज में V2 है, तो उस दोनों की रेशियो दे रखी है, क्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और हमारे पास क्लियरेंस रेशियो जो दे रखी है जिसको हम K बोल देते हैं, तो K हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। अगर आप कर सकते हो तो शाबाश, देखते हैं जी 169 का सी, देखते हैं मेरे बच्चे क्या आंसर है इसका, ठीक है। चलो, तो हमारे पास मेरे बच्चा फॉर्मूला अगर देखोगे तो हमारे पास V1 बाई V2, अगर हमारे पास देखोगे V1 बाई V2 ये गिवन है, V1 बाई V2 8 गिवन है, ओके। और K गिवन है हमारे पास, K किसको मानेंगे हम, K क्लियरेंस रेशियो को, तो वो 0.03 गिवन है। अब हमारे पास सिर्फ एक बात है, क्या, फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस के को एडअप करना है और माइनस करना है दोबारा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास P2 बाई P1 का, P2 बाई P1 का, और रेज टू पावर 1 बाई n, रेज टू पावर 1 बाई n, बस। अब जो P2 बाई P1 ये याद रख लो, P2 बाई P1 जो है और रेज टू पावर 1 बाई n जो है वो इक्वल टू होता है V1 बाई V2 के, दैट्स इट। अब इस फॉर्मूले में ये डाल दीजिए 1 प्लस के माइनस के और साथ में V1 बाई V2। अब ये सब कुछ दे रखा है, 1 प्लस के कितना है 0.03 माइनस 0.03 और साथ में कितना है V1 बाई V2 8। लीजिए मेरे बच्चे, इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इससे जो निकालोगे 79% एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक है, 79% एफिशिएंसी इसकी निकल आएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगेन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हो। तो 679% एफिशिएंसी इसकी निकल के बाहर आती है। ओके जी, द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज सिमिलर टू, कहता है कि सिंगल स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ऐसी सेम ही प्रिंसिपल है किसके, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन जैसा, वेन टाइप रोटरी जैसा, 2 स्ट्रोक आईसी इंजन जैसा, या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर जैसा। तो आप ये तो आसान क्वेश्चन में आ गया बेटा, इसको करवाऊं जल्दी से, आप ही बता दोगे, आप ही बता दोगे तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 स्ट्रोक जैसा होता है बेटा, 2 स्ट्रोक जैसा, 2 स्ट्रोक आईसी इंजन जैसा होता है, 2 स्ट्रोक आईसी इंजन जैसा। तो वही है बेटा 2 स्ट्रोक की तरह, एक बार इन आउट बस वही चलता रहता है। तो 2 स्ट्रोक आईसी इंजन जैसा है। वाटर इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 0.05 meters cube per second in a smooth pipe of a diameter 500 mm and the length of 900 mm. What will be the nature of flow? Take the kinematic viscosity of water as 0.02 stroke. तो ये हमें जल्दी से बताना है
कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा है इतनी वेलोसिटी पे, ठीक है, इस रेट पे, सॉरी इस रेट पे मतलब 0.05 के मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से फ्लो कर रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, उसमें स्मूथ पाइप है, डायमीटर जो है वो 500 mm का है और लेंथ 900 mm की है। तो हमारे पास इसमें नेचर ऑफ फ्लो बताना है आपको। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है 0.02 स्ट्रोक, तो इसको राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब मतलब लैमिनार है, टर्बुलेंट है, वो आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। कर सकते हो बेटा बच्चा, आप सीधे लैमिनार लिख रहे हो, लैमिनार कैसे होगा ये तो पता है क्या? अगर लैमिनार होगा तो क्यों होगा ये भी तो पता होना चाहिए। लो ऑप्शन ले लो जल्दी से, ABCD, और इसको क्लिक कर दो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरे बच्चे। टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार, आइडियल फ्लो या ट्रांजिशन फ्लो? करें मेरे बच्चे? हो गया? चलो टाइम खत्म। टर्बुलेंट सर नहीं पता, देखिए शाबाश, ये बात सही है कि नहीं पता तो भाई नहीं पता, क्या कर सकते हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे बच्चा, अब इसमें करना कैसे है। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। वो क्या होता है, रो वी डी बाय म्यू, ये होता है। अगर मैं रो को नीचे ले आऊं तो वी डी बाय म्यू, म्यू के नीचे रो, अब म्यू के नीचे रो क्या बन जाती है, वो हम बन जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो इसको मैं वी इस तरह से लिख रहा हूं बेटा, सीधा वी लिख रहा हूं क्योंकि वो सेम हो जाएगा, नहीं तो इसका वी जो है वो सीधा ऐसे लिख रहा हूं, वी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। और इसको मैं अगर बनाऊंगा तो वो बन जाएगा वेलोसिटी डायमीटर और न्यू, न्यू ऐसे, ये न्यू बना दिया, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अब मेरे पास वेलोसिटी नहीं है तो क्या करें, डायमीटर तो है, डायमीटर गिवन है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। अब न्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो न्यू का वैल्यू जो है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वैल्यू गिवन था, वो कितना गिवन था मेरे बच्चे, वो था हमारे पास 0.02, लेकिन स्ट्रोक में है, स्ट्रोक्स में है 0.02, इनको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है बस। अगर आप ऐसे करते हो, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड का आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब आपने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना ही करना है, तभी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि आप स्ट्रोक से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन बात है कि वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है। अब क्यू की वैल्यू जो दे रखी है उससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया जो है हमारे पास वो क्या है, π/4 d का स्क्वायर, π/4 d का स्क्वायर, क्योंकि π/4 d स्क्वायर क्या है, हमारे पास सर्कुलर एरिया जो है पाइप का डायमीटर है उसका, मतलब डायमीटर d है तो उसका एरिया आ जाएगा π/4 d स्क्वायर। और v मतलब वॉल्यूम है, अब v मतलब क्या है कि वॉल्यूम है, हमारे पास कितना वॉल्यूम हमने लेना है, ठीक है, और सॉरी वेलोसिटी, मैं क्या वेलोसिटी है, v वेलोसिटी निकालना है हमें, v वेलोसिटी हमें निकालना है। q हमारे पास गिवन है, q कितना गिवन था बेटा, q था हमारे पास 0.05, 0.05 v वेलोसिटी बेटा इस केस में, तो हमारे पास π/4 d, d भी गिवन है, d हमारे पास वैल्यू जो है वो गिवन है 500 mm है, mm को हमने मीटर में बदलना है, तो हमारे पास 500 mm, लेकिन 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका स्क्वायर, और वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है, तो यहां से वेलोसिटी निकल सकते बेटा। तो वेलोसिटी जो आप कैलकुलेशन करने के बाद इसकी निकालोगे वो है 0.2545, 0.2545 मीटर पर सेकेंड, ये निकल आएगा। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू उठाइए इसको और यहां पे उसमें वैल्यू लिख लीजिए बस, ठीक है, 0.2545, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे मेरा बच्चा, तो ये आ जाएगा 0.2545, और साथ में कितना है d, d कितना है 500, 500 इंटू 10⁻³
ओके, और साथ में डिवाइडेड बाय न्यू, न्यू हमने यहां पे दिखा रहा है 0.02 इंटू 10⁻⁴, बस। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 63,625, ये आएगा 63,625। और ये कितनी वैल्यू है, आप देखो लैमिनार फ्लो के लिए हमें किसमें चाहिए, 2000 से कम, और टर्बुलेंट कब कहते हैं, 4000 से ज्यादा, तो ये 63,000 है, इसलिए ये क्या है, ये एक टर्बुलेंट फ्लो है। द वैल्यू इज मोर देन, वैल्यू इज more than 4,000, more than 4,000, so flow is turbulent, इसलिए टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है मेरे बच्चा, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन, और यही मेरे बच्चे इस तरह के आएंगे। अगेन कह रहा हूं, ये आपने डर गए थे ना कुछ बच्चे कि सर 3 नंबर का आएगा तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के आएंगे। अगर इसको बड़ा मानते हो कौन बोलना चाहते हैं, हाँ जी शिवांश बोलिए बेटा, क्या बोलना चाहते हैं? सर अगर लैमिनार फ्लो होगा तो किससे कितना होगी इसकी वैल्यू? 2000 से कम बच्चे, हमने याद किया हुआ ना 2000 से कम वाला। ओके सर। हाँ याद करो आप, हमने ये क्वेश्चन भी किए हुए हैं कि लैमिनार फ्लो जब होता है तो रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है। और ये खूबसूरती देखो, मैं आपको बार, जब तक आप हैरान नहीं होते ना, मैं देखो जब तक आपको समझ नहीं आता, मतलब नहीं समझ आता है रेनॉल्ड नंबर है क्या, भाई साहब इस बंदे ने दिमाग देखो लगाया कि अगर आपके पास रो, वी, डी और म्यू की वैल्यू है, मतलब रो तो सीधी सी बात है बेटा, डेंसिटी है, आप जो फ्लूइड फ्लो करा रहे हो आपको डेंसिटी तो पता ही होगी, पानी है 1000 होगी, वेलोसिटी आप कहोगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, पानी स्पीड पे बढ़ा, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी भी है। डायमीटर पाइप का हम पहले ही सोच लेंगे, डायमीटर इतना रखना है। म्यू हमारे पास उसका विस्कोसिटी की वैल्यू किसी की भी सर्च कर लो, अभी लिख लो, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ हनी, विस्कोसिटी ऑफ, सबकी वैल्यू फिक्स हमारे पास बनी बनाई है। तो हम बिना पाइप बनाए, बिना फ्लो कराए पहले ही बता रहे हैं लैमिनार है या टर्बुलेंट है। और हमारा ये मकसद रहता है कि हम ज्यादा टर्बुलेंट क्रिएट ना करवाएं, क्योंकि टर्बुलेंस जो है वो हमारे पास एनर्जी के लॉसेस देती है। इसलिए रेनॉल्ड नंबर ने दिमाग देखो भाई साहब उसका, कि अगर वैल्यू आप बस इसमें वैल्यू डालो 2000 से कम आ गई तो हम लैमिनार फ्लो है हमारे पास, और हमारे पास रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज्यादा आ गया तो टर्बुलेंट फ्लो है। हमारा 63,000 आ रहा था, 63,000 आ रहा, तो भाई साहब कहां जाएंगे हम इस 63,000 को लेके, इसलिए हम उसको देखते हैं कि या तो वेलोसिटी कम करो। अब देखो जब तक आप सोचते नहीं हो इसके बारे में, ये देखो रेनॉल्ड नंबर, अगर मैं कहूं यार 63,000 आ गई वैल्यू, मैं क्या करूं यार 63,000 वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई साहब कैसे कम कर सकते हो, आप कहोगे सर 2-3 तरीके हैं। क्या आप कहोगे सर देखो ये 2 चीजें चेंज नहीं कर सकते आप, ये 2 चीज आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो फ्लूइड है, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है हम चेंज थोड़ा ना कर सकते हैं ना। अब मैं कहूं पेट्रोल हम लेके आ रहे हैं, विस्कोसिटी जो पेट्रोल अब चेंज आउट करूंगा मैं, पेट्रोल में कुछ मिक्स करूं, भाई पेट्रोल चाहिए ना हमें, मिक्स करके थोड़ा ना कुछ चाहिए। रो उसका जो है 760 के करीब अगर है तो वो है, म्यू अगर उसकी विस्कोसिटी है तो है, हमारे हाथ में सिर्फ वेलोसिटी और डायमीटर है। और हर बार देखो फिजिक्स में, हर बार देखोगे तो वेलोसिटी ही मैटर करती है हर जगह पे, हर जगह पे वेलोसिटी बहुत बड़ी चीज है। वेलोसिटी की वेलोसिटी बढ़ाओगे इसलिए वेलोसिटी और कम कर। आप चाहे ना बाइक चलाओ और अब देखो एयर की अपनी जो है डेंसिटी या एयर की वो चेंज नहीं कर सकते, विस्कोसिटी आप चेंज नहीं कर सकते। आप तेज चलाते हो ना, जब बाइक चला दी मान लीजिए 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे, 100 पे, तो आपकी बाइक हिलने लग जाएगी। 100 पे तो ऐसे ऐसे आप खुद ही उसको कम कर दोगे, अरे 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 टर्बुलेंस क्रिएट होगी, वेलोसिटी कम कर दी, वेलोसिटी कम कर दी, अब ठीक है, तो आपका फ्लो लैमिनार होने लग जाता है। और चाहे मम्मी को पीछे बिठा के देख लेना, मम्मी बता देगी तुझे किस वो तो उनकी मम्मी के तो टर्बुलेंस 60 पे शुरू हो जाएगा,
हम तो भी 100 तक ले जाएंगे, 80-90 तक ले जाएंगे, तब जाके टर्बुलेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा हमारा। तो ठीक है, मम्मी का तो टर्बुलेंस मम्मी मम्मी मारेगा है पागल, कम कर, इतना तेज चलाता है। उनका तो 60 पे जान निकल जाएगी, टर्बुलेंस आ गई, टर्बुलेंस आ गई। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इससे समझ लेना अपने रोल नंबर को। ठीक है, सीरियस चीजें हैं ये। देखो, स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ये तो आसान है, इसको बता दो बेटा। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, और 172 नंबर जो है, आप जल्दी से आंसर बताइए बेटा। जल्दी से ऑप्शन जो है वो आप मुझे क्लिक करके बता दीजिए, कौन सा होता है स्टर्लिंग साइकिल में। स्टर्लिंग साइकिल में, जी बेटा, स्टर्लिंग। हाँ जी बेटा, क्लिक करो यार, जल्दी से लिखो। शाबाश बेटा, साइकिल्स पे अलग एक चार्ट बनाओ, साइकिल का अलग से एक चार्ट बनाओ। और मुझे बेटा, जिसने घर में अब मेरी बात मानी है, रूम में चार्ट लगाए हैं, मुझे एक पिक्चर भेज दो यार, एक फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, या ग्रुप में भेज दो, कोई बात नहीं, इसमें ऐप में भेज दो। ठीक है, आपका जो भी कोर्स है उसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के अंदर सेंड कर दो कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं। ठीक है, दिखा दो यार, मुझे लग नहीं रहा है कि पढ़ रहे हो, मुझे लग नहीं रहा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जरूर मुझे भेजना एक बार। ठीक है, मुझे भेज देना, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं, कि बस सिर्फ सुन रहे हैं या बस टाइम पास ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभी टाइम पास ही कर रहे हैं, ऐसे मत करो। ठीक है, ऐसे मत करो, अगर आपको टाइम पास करना तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है मेरा बच्चा, इस केस में हमारे पास डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास स्टर्लिंग साइकिल जो होता है, स्टर्लिंग साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेसेस होती है। आइसोथर्मल लग जाता है इस केस में। जैसे हम ऑटो साइकिल में देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ऑटो साइकिल में हमारे पास जो होता है वो जो एक आता है आइसोकोरिक आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो इंक्लाइन लाइन आती है ना आइसोथर्मल की बजाय, वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आ जाती है। तो वो प्रोसेस आ जाती है, ये हमारे पास डी इज द राइट आंसर। डिपेंडिंग ऑन डैश द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कुड राइज और फॉल। कहता है किस पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बढ़ भी सकती है या कम कर सकती है। चेंज इन डेटम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में अगर चेंज आता है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है अचानक से बढ़ भी सकती है, अचानक से कम भी हो सकती है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, डिपेंडिंग ऑन द इस पे राइज और फॉल। राइज और फॉल किस पे, चेंज इन प्रेशर पे। देखो मेरे बच्चा, हमारे पास क्या होता है कि कई बार पाइप हमारे पास जा रही है ऐसे, अचानक से हमने बीच में एक पंप लगा दिया। पंप लगा दिया तो हमारे पास ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ना, यहाँ पे मैं जो लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ बीच में मैंने पंप लगा दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पहले हमारे पास यहाँ पे एक आता है डेटम हेड आता है, फिर प्रेशर हेड आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा और अचानक से बढ़ जाएगी यहाँ पे लाइन, फिर हमारे पास इस तरह से चलेगी। ये अचानक से जो लाइन बढ़ती है ना, ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर हमने इंक्रीज करवाया है। ओके, प्रेशर इंक्रीज कराया, इसलिए ये change in pressure is the right answer. Which of the following option is correct if reheating of the steam or air in Rankine cycle is performed during lower stages of the turbine exhaust? तो इसमें बताइए हमारे पास क्या होगा कि अगर कहता है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, अगर रीहीटिंग करते हैं स्टीम या एयर की रैंकाइन साइकिल में ड्यूरिंग लोअर स्टेजेस ऑफ द टर्बाइन एग्जॉस्ट। तो हमारे पास लोअर स्टेजेस पे अगर टर्बाइन जो है वो एग्जॉस्ट करती है, तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन द ड्राइनेस फ्रिक्शन, नो इफेक्ट ऑन ड्राइनेस फ्रिक्शन, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, या डिक्रीज इन द ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 174 का, ए बी, जल्दी से बता दीजिए, सी या डी, 174 का। ठीक है, जल्दी से बच्चे, 174। हाँ जी बच्चे, क्या होगा,
ड्राइनेस फ्रैक्शन के कारण। एग्जॉस्ट करना है लोअर प्रेशर टरबाइन में, ठीक है, लोअर प्रेशर लोअर स्टेजेस ऑफ टरबाइन में एग्जॉस्ट करना है तो क्या होगा, रीहीटिंग कर रहे हो तो, जब रीहीटिंग कर रहे हो तो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जल्दी से। नहीं मेरे बच्चे, ए, शाबाश, ए इज द राइट आंसर बच्चे, ए इज द राइट आंसर। जब हमारे पास होता है, देखिए हमारे पास क्या होगा, यहां पे हम बनाते हैं डायग्राम। जब हमारे पास एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट मतलब जब हमारे पास टरबाइन में से निकलती हो, मतलब स्टीम को टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और बाद में उसको यूज करके निकालते हैं। अब सबसे पहले हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है, केस बनता है रैंकाइन साइकिल का, और उसमें हम सबसे पहले पंप का यूज करते हैं। पंप अप करने के बाद उसमें बॉयलर में डालते हैं। बॉयलर में डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको वाष्पीकरण कर दिया, मतलब हमने लेटेंट हीट सारी की सारी उठा ली। उसके बाद उसको सुपर हीट करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास जो है, इसको दोबारा से इसको यूज करते हैं टरबाइन के अंदर। अब टरबाइन के अंदर जब स्ट्राइक आएंगे, यहां से नीचे लाइन जाएगी। लाइन अगर नीचे जाती यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन जो आना था, ये देखो मैं इस तरह से दिखाता हूं बेटा आपको, कि ये देखिए ये जा रहा था इस तरह से, और ये काली जो लाइन है ना, ये अगर मैं यहीं गिरा देता यहाँ पे, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे आती बेटा, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे आती। लेकिन अगर हम इसका रीहीटिंग करते हैं, रीहीटिंग करने से ये ऊपर गया, फिर दोबारा टरबाइन के अंदर स्ट्राइक कराते, अब यहाँ पे आ गई, एक्स की वैल्यू बढ़ गई, इधर चली गई। पहले कहां आनी थी, पहले हमारी यहां पे आ जानी थी, यहां पे एक्स की वैल्यू यहां पे आनी थी। अब मेरी यहां पे आई है, एक्स की वैल्यू इधर जाते तो बढ़ती है ना, एक्स की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ती है, तो हमारे पास ये वाला इस तरह से चलता। लेकिन हमने रीहीटिंग करके उसकी एक्स की वैल्यू बढ़ा ली, सो इंक्रीज इन द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द राइट आंसर। अब तो समझ आ गया, रीजन समझ आ गया, रीजन समझ आ गया। क्या रीजन है, फ्लू गैसेस की हेल्प से। सर क्या फ्लू गैसेस की रीहीटिंग जैसे हमने बेटा टरबाइन में हमने जब स्ट्राइक कराते हैं तो दोबारा से फिर से उसको गर्म करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी स्टीम यूज है लेकिन कम यूज की है, उसको हायर स्टेजेस पे यूज किया, उसको छोटी टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराने के लिए रीहीटिंग वैल्यू करते हैं। रीहीटिंग दोबारा पढ़ लेना बेटा, फायदा हो जाएगा। फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। रेफ्रिजरेशन, आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारे पास क्या सही है इसमें से। लेकिन बाद में बेटा, बाद में नहीं बात कर रहा, बाद बूद की नहीं बात कर रहा बेटा, बाद में नहीं बात कर रहा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर रीहीटिंग करते हैं तो क्या होगा, तो उसके कारण इंक्रीज होगा, तो हम बाद में क्या होगा वो अलग चीज है। ये आपस में क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन रीहीटिंग से होगा क्या, तो हम कहेंगे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, rate of refrigeration decreases with time, rate of refrigeration increase with time, rate of refrigeration remains constant, या chilled liquid water is used as a refrigerant। so इसका राइट आंसर आइस रेफ्रिजरेशन है। आइस रेफ्रिजरेशन आपको पता है कि आइस के थ्रू हम करते हैं। आइस हम रख लें, जैसे पुराने टाइम में डेड बॉडीज को रखते होते थे ना, आजकल तो नहीं ऐसा होता, तो फ्रिज वगैरह आ गए हैं, तो पहले तो इवन बर्फ लगा देते थे, ठीक है, तो आइस रेफ्रिजरेशन कर देते थे, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर बताइए बेटा, जल्दी से सारे के सारे रिप्लाई कर दें। 175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर, शाबाश। ओके चलो, सो ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। इंक्रीज जो है वो डिक्रीज कर दी जाएगा, रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन उतना उतना डिक्रीज करता जाएगा, जैसे आइस पिघलती जाएगी तो उतना वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, डिक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एजेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एजेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एजेई कोर्स को।